नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज इजरायल और ईरान के बीच तनाव के हालात पहले से ही बने हुए हैं, लेकिन अब इजरायली पीएम बिन्यामिन नेतन्याहू को अमेरिका से भी बड़ा झटका लगा है। अमेरिका ने इजरायल के रवैये पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। जिस तरह से एक के बाद एक जंग के मोर्चे खुल रहे हैं, उसे लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी नेतन्याहू से खासे नाराज बताए जा रहे हैं। नेतन्याहू अपने घर में कैद हो गए हैं, उनकी सरकार भी संकट में है। यानी इजरायल अब अलग थलग पड़ता दिखाई दे रहा है, वहीं ईरान मजबूत होता नजर आ रहा है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से मुलाकात की है। तो कैसे ईरान से जंग के बाद अकेले पड़े नेतन्याहू, इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर शांति वार्ता के लिए रूस तैयार, मॉस्को ने यूक्रेन के सामने रखी बड़ी शर्त। इस बीच रूस के मिसाइल हमले ने दुनिया को चौंकाया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल के 6 महीने पूरे, 24 घंटे में यूक्रेन गजा जंग खत्म कराने का वादा नहीं हुआ पूरा। पूर्व राष्ट्रपति ओबामा की गिरफ्तारी की तैयारी में ट्रंप। अपना टाइम आएगा, धैर्य रखे, हर हिसाब होगा। पूर्व पीएम शेख हसीना का बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर बड़ा हमला। यूनुस के राज में चरमरा गई बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था। और चलते चलते में देखेंगे, ब्रह्मांड में चमका नया सूरज, क्या एक नई दुनिया की हो रही है शुरुआत। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जापान में पीएम इशिबा की पार्टी ऊपरी सदन में हारी। 1955 के बाद पहली बार दोनों सदनों में बहुमत नहीं, प्रधानमंत्री पर इस्तीफे का दबाव। सीरिया में द्रुजों पर खौफनाक अत्याचार, हफ्ते भर में 194 लोगों की मौत, सिर पर सटाकर मारी गई गोली। मनाडो ले जा रहे इंडोनेशियाई जहाज में लगी आग पर पाया गया काबू, बचाव दलों ने 568 यात्रियों को बचाया। पहलगाम हमले की रिपोर्टिंग पर न्यूयॉर्क टाइम्स को फटकार, अमेरिकी विदेश मामलों की समिति ने दिखाया आईना। अमेरिकी अखबार ने आतंकवादी को लिखा था उग्रवादी। तो ईरान और इजरायल के बीच एक बार फिर जंग के हालात बनते नजर आ रहे हैं। वैसे तो पहले से ही इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि कभी भी ये सीज फायर टूट सकता है। और अब जिस तरह से ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई के बाद इजरायली पीएम नेतन्याहू ने भी अपनी सार्वजनिक उपस्थिति खत्म कर दी है, उसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या जल्दी ही ईरान इजरायल पर हमला करने वाला है? क्या जंग जल्दी ही दोबारा शुरू होने वाली है? वैसे आयतुल्लाह अली खामेनेई तो पहले से ही इजरायल के निशाने पर थे और जंग के बाद भी ईरान में एक्टिव मोसाद के एजेंट्स को लेकर वो सावधानी बरत रहे थे, इसीलिए उनकी सार्वजनिक उपस्थिति काफी सीमित रही है। लेकिन अब नेतन्याहू भी अपने घर से ही कामकाज संभाल रहे हैं। ऐसे में जंग की इन चर्चाओं को बल मिल गया है। हालांकि नेतन्याहू के ऑफिस का कहना है कि वो बीमार हैं, उन्हें डॉक्टरों ने आराम करने की सलाह दी है, इसलिए अब वो दफ्तर नहीं जाएंगे। इस बीच इजरायल को लेकर अमेरिका के रुख में भी बड़ा बदलाव नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू से खुश नहीं है। जिस तरह इजरायल हर जगह जंग के मोर्चे खोल रहा है, जगह जगह बमबारी कर रहा है, उससे वे काफी नाराज है। हालांकि उनका इस पर कोई बयान तो सामने नहीं आया, लेकिन व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा कि नेतन्याहू पागलों की तरह काम कर रहे हैं, वो हर जगह बमबारी करते रहते हैं। इजरायल की तरफ से किए जा रहे इस तरह के हमलों से ट्रंप जो करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें रुकावट आ सकती है। साफ है, नेतन्याहू के खिलाफ अमेरिका में गुस्सा नजर आ रहा है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति तो लगातार युद्ध विराम करवाने के दावे करते हैं, चाहे वो गजा का युद्ध हो या फिर रूस यूक्रेन का युद्ध। लेकिन इसके खिलाफ इजरायल हमलों पर हमले कर रहा है। अमेरिकी अधिकारी का यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब पहले ही नेतन्याहू की सरकार अल्पमत में आ चुकी है। सरकार में उनकी सहयोगी रही 2 पार्टियों ने गठबंधन छोड़ दिया है और अब अगर अमेरिका भी उनका साथ छोड़ देगा तो वो बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे। जबकि ईरान लगातार मजबूत होता नजर आ रहा है। ईरान को रूस का समर्थन बढ़ता दिख रहा है। अब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची, जो सर्वोच्च नेता खामेनेई के करीबी भी माने जाते हैं, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उनसे मुलाकात की है। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच पश्चिम एशिया में बिगड़ते हालात और ईरान के परमाणु कार्यक्रम के मुद्दों पर चर्चा की गई। यानी इजरायल कमजोर होता नजर आ रहा है, जबकि ईरान का समर्थन बढ़ा है। ऐसे में अगर अब जंग छिड़ती है तो यह तय माना जा रहा है कि इस बार इजरायल को पिछली बार से भी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध की।
तो रूस यूक्रेन जल्दी ही बातचीत की मेज पर नजर आ सकते हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बातचीत के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यूक्रेन के सामने कुछ शर्तें भी रखी हैं। इसकी जानकारी देते हुए रूसी राष्ट्रपति आवास क्रेमलिन की तरफ से कहा गया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के साथ शांति वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन मॉस्को अपने मुख्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे लक्ष्य स्पष्ट है। रूस ने इससे पहले भी ये बात कही थी कि रूस अपने लक्ष्य को पूरा करके रहेगा। क्रेमलिन ने रूस की शर्तों को लेकर कहा कि किसी भी शांति समझौते में यूक्रेन को उन 4 क्षेत्रों से हटना चाहिए जिन्हें रूस ने सितंबर 2022 में अपने अधीन कर लिया था, लेकिन कभी भी पूरी तरह से अधिकृत नहीं किया। यूक्रेन नाटो में शामिल होने की अपनी कोशिशें छोड़ दे और अपने सशस्त्र बलों पर कड़ी पाबंदी स्वीकार कर ले। हालांकि पश्चिमी सहयोगियों ने पहले भी रूस की इन शर्तों को नामंजूर किया है। ऐसे में इस बार भी इन शर्तों पर सहमति बन पाना मुश्किल दिखाई दे रहा है। इस बीच रूस की तरफ से लगातार यूक्रेन पर हमले भी किए जा रहे हैं। इस बार रूस ने 3800 किलोमीटर दूर से यूक्रेन पर मिसाइल हमला कर दुनिया को चौंका दिया। यूक्रेनी एयर डिफेंस इसका अंदाजा तक नहीं लगा सके। रूसी वायुसेना के 2 Tu-95 बम वर्षक विमानों ने लगभग 9 Kh-101 क्रूज मिसाइलें दागी। इस हमले ने यूक्रेनी एयर डिफेंस को चकमा तो दिया ही और साथ ही अमेरिका को भी चौंका दिया। वहीं यूक्रेन की तरफ से भी रूसी एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया गया। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक रूस की राजधानी मॉस्को पर यूक्रेन के लगातार हमले के कारण शहर के प्रमुख हवाई अड्डों को बंद करना पड़ा, जिसके चलते कम से कम 140 उड़ानें रद्द हो गई। वहीं रूसी रक्षा मंत्रालय ने भी जानकारी दी कि रूस के ऊपर 230 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन गिराए गए, जिनमें 27 राजधानी के ऊपर गिराए गए। वहीं रूस के विमानन नियामक ने बताया कि मॉस्को के 4 प्रमुख हवाई अड्डों पर यातायात बाधित हुआ और 130 से ज्यादा उड़ानों का रूट बदलना पड़ा। पिछले 3 साल से चली आ रही ये जंग अब और तेज होती नजर आ रही है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि दोनों पक्षों में सहमति बने और ये जंग खत्म हो, लेकिन मौजूदा हालात में अमेरिका के लिए भी ऐसा करवा पाना मुश्किल नजर आ रहा है। और अब अगली खबर में बात होगी अमेरिका की। तो 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल के 6 महीने पूरे कर लिए, लेकिन ट्रंप का दूसरा कार्यकाल शुरुआत से ही विवादों में घिरा रहा। यही नहीं, ट्रंप अपने बड़बोलेपन की वजह से भी बुरी तरह से घिर गए हैं। दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने वादा किया था कि वे गजा और यूक्रेन युद्ध को 24 घंटे में खत्म करा देंगे, लेकिन अब तक ना तो रूस यूक्रेन युद्ध थमा और ना ही गजा पट्टी में इजराइल हमास का संघर्ष। यूक्रेन में लड़ाई अब भी जारी है, जबकि गजा में अभी तक 58,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। ऐसे में राष्ट्रपति ट्रंप की आलोचना हो रही है। इसके अलावा ट्रंप की टैरिफ नीति के चलते दूसरे देशों में ही नहीं बल्कि उनके अपने देश में भी उनकी काफी आलोचना हो रही है। अमेरिका की जनता ने तो जगह जगह प्रदर्शन भी किया। राष्ट्रपति बनने के बाद पहले 6 महीनों में ट्रंप का मुख्य फोकस वैश्विक व्यापार नीति पर रहा। उन्होंने चीन पर 60% टैरिफ, वियतनाम पर 25% और यूरोपीय कारों पर 40% टैक्स लगाया। इसके जवाब में चीन और यूरोपीय संघ ने भी जवाबी कर लगाए। घरेलू मोर्चे पर ट्रंप ने प्रवासी नियंत्रण को लेकर सख्ती बरती। पिछले 3 महीनों में अमेरिका मैक्सिको सीमा पर हजारों लोगों को वापस भेजा गया है। इसके अलावा ट्रंप ने रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए रूस से तेल या गैस खरीदने वाले देशों पर 100% सेकेंडरी टैरिफ की भी धमकी दी है। इससे हिंदुस्तान भी प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा भी ऐसे कई फैसले हैं जिनके चलते ट्रंप की काफी आलोचना हो रही है। यही नहीं, ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया से एक एआई वीडियो भी साझा किया जिस पर बवाल मच गया। इस वायरल वीडियो में दिखाया गया है कि पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को एफबीआई एजेंट व्हाइट हाउस के ओवल हाउस में गिरफ्तार कर रहे हैं। इस वीडियो की वजह से ट्रंप की खूब आलोचना हो रही है। कई लोगों ने इसे उकसाने वाला बताया और कहा कि एक राष्ट्रपति का इस तरह के फर्जी वीडियो शेयर करना लोकतंत्र के लिए खतरनाक हो सकता है। कुछ का तो यह भी कहना है कि यह एप्स्टीन केस से ध्यान भटकाने की कोशिश है। यानी कहा जा सकता है कि ट्रंप का 6 महीने का कार्यकाल विवादों से घिरा रहा और अब आने वाले समय में ट्रंप को और भी आलोचनाओं का सामना करना होगा या ट्रंप अब अपने फैसलों में कुछ बदलाव करेंगे, ये देखना होगा। और अब अगली खबर में बात होगी बांग्लादेश में घिरती यूनुस सरकार की। तो बांग्लादेश की यूनुस सरकार मुश्किलों में फंसती दिखाई दे रही है। एक तरफ जहां बांग्लादेश में शेख हसीना की वापसी की मांग उठ रही है, तो वहीं अब पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी यूनुस सरकार पर जोरदार हमला बोला है। शेख हसीना ने ऑडियो संदेश में बांग्लादेश के लोगों से आह्वान किया कि वे धैर्य रखें, अपना समय आएगा और हिसाब लिया जाएगा।
बोंगो बंधु शेख मुजीबुर रहमान के जिले गोपालगंज में अशांति के बाद शेख हसीना ने देशवासियों के नाम एक ऑडियो संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि यूनुस ने आतंकवादियों की मदद से सत्ता हथिया ली। हसीना ने दावा किया कि यूनुस ने सत्ता में आने के बाद गिरफ्तार किए गए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों के सभी अपराधियों को रिहा कर दिया है। यूनुस के कार्यकाल के दौरान बांग्लादेश की विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और आवागमन की स्वतंत्रता को एक सुनियोजित योजना के तहत छीन लिया गया। महिलाओं और युवाओं के अधिकार छीन लिए गए। शेख हसीना ने आगे कहा कि एक दिन में 93 वकीलों को गिरफ्तार किया गया। स्वतंत्र बांग्लादेश में ऐसा आखिरी बार कब हुआ था? ये यूनुस के समय में हुआ था। फिर भी उनका दावा है कि हर कोई उनकी आलोचना कर सकता है और बिना किसी डर के बोल सकता है। लेकिन अब जब भी कोई आलोचना करता है तो उन्हें पीटा जाता है, उनके घर जला दिए जाते हैं। शेख हसीना ने कहा कि धैर्य रखें, मैं सारे अपमान याद रखूंगी। वो दिन दूर नहीं है, हर एक का हिसाब होगा। उन्होंने साफ कर दिया है कि वो अपने अपमान का बदला जल्द लेंगी, जिससे यूनुस सरकार की परेशानी बढ़ सकती है। इस बीच एक रिपोर्ट सामने आई है जिससे यूनुस बुरी तरह से घिर गए हैं। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में गिरावट की खबर सामने आई है। यूनुस सरकार का एक साल देश के लिए भारी पड़ गया। विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश का वित्तीय समावेशन और राजस्व संग्रह चरमरा गया है। आपको बता दें कि अभी यूनुस सरकार को एक साल भी पूरा नहीं हुआ है और बांग्लादेश से ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है। कानून व्यवस्था के बुरे हाल के साथ साथ अर्थव्यवस्था का भी बुरा हाल हो गया है। ये यूनुस सरकार के लिए अच्छे संकेत नहीं है। ऐसे में यूनुस को बड़ा नुकसान हो सकता है। और अब चलते चलते में हम बताएंगे कि कैसे बनते हैं ग्रह। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने पहली बार एक ऐसे तारे के चारों तरफ ग्रह बनने की शुरुआत को देखा है जो हमारे सूरज की तरह ही एक नवजात तारा है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और आल्मा टेलीस्कोप की मदद से ये खोज हुई है। वैज्ञानिकों ने इसे हमारे सौर मंडल के शैशव काल की झलक बताया है। ये नवजात तारा HOPS 315 हमसे लगभग 1300 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है और ये एक ऐसा प्रोटोस्टार है जो सूर्य जैसे तारों के शुरुआती जीवन चरण में होता है। इसके चारों तरफ गैस और धूल की एक प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क है, इसी जगह जहां नए ग्रह जन्म लेते हैं। शुरुआती सिग्नल जेम्स वेब टेलीस्कोप से मिले, फिर ऑल्मा टेलीस्कोप की मदद से वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया कि ये सिग्नल डिस्क के किस हिस्से से आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये संकेत उसी जगह से आ रहे थे जहां हमारे सौर मंडल में एस्टेरॉयड बेल्ट मौजूद है। वैज्ञानिकों ने इस डिस्क के अंदर गर्म खनिजों के पहले अणु देखे हैं जो ठोस बनने की प्रक्रिया में है। यही खनिज आगे चलकर प्लैनेटेसिमल्स यानी छोटे छोटे ग्रहों जैसे पत्थर बनाते हैं जो एक दूसरे से जुड़कर आखिरकार बड़े ग्रहों का रूप ले लेते हैं। लीड रिसर्चर मेलिसा मैक्लियोड ने कहा कि यह पहली बार है जब हमने देखा है कि ग्रह बनना कब और कैसे शुरू होता है। यह खोज हमारे सौर मंडल की शुरुआत को समझने की कुंजी है। तो एक और रिसर्चर ने इसे हमारे सौर मंडल की बचपन की तस्वीर बताया। इस डिस्क से मिले सिग्नल में वैज्ञानिकों ने सिलिकॉन मोनोऑक्साइड पाया है, यही पदार्थ जो धरती और दूसरे ग्रहों की शुरुआती चट्टानों में भी होता है। ये खनिज पहले गैस की अवस्था में थे, लेकिन अब धीरे धीरे क्रिस्टलाइन ठोस में बदल रहे हैं। ग्रह बनने की यही पहली प्रक्रिया होती है। ये खोज ये दिखाती है कि HOPS 315 एक मॉडल के रूप में हमारे सौर मंडल के इतिहास को समझने में कितना मददगार है। फिलहाल आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DV लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।